राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और एवं जनजाति आयोग, इसके लिए क्या किया गया? 65वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1990 में किया गया। ठीक है, 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 338 पहले केवल विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात करता था। क्या था कि केवल एक विशेष अधिकारी होगा, इसकी बात करता था अनुच्छेद 338। लेकिन इसके बाद 89वां संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक, 2003 में किया जाता है। इसमें क्या होता है? संशोधन किया जाता है 89वां। इसके तहत आर्टिकल 338 और 338 ए अलग कर दिए जाते हैं। यानी आर्टिकल 338 में रखा गया जनजाति 338 में रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। याद रखना, यहाँ पर जाति है, अनुसूचित नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है बल्कि जाति आयोग है। पहले, इससे पहले जो था अनुच्छेद 338, इसमें क्या रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। इसके लिए 65वां संविधान संशोधन किया गया 1990 में। इसमें बताया गया कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जब 2003 की बात आई तो 2003 में 89वां संविधान संशोधन फिर से किया गया और इसमें क्या किया गया? 338 और 338 से 2 आर्टिकल बन गए। पहले आर्टिकल में 338 में रखा गया कि जो अनुसूचित जाति आयोग है वो बनेगा, जिसको एससी कहा गया। इसके बाद 338 ए में रखा गया अनुसूचित जनजाति आयोग। याद रखना, ए जब लगा है तो जनजाति आयोग आया है, जब 338 ए है तो जाति आयोग है। ठीक, यानी 338 किसके लिए था? शेड्यूल कास्ट के लिए था। 338 ए शेड्यूल ट्राइब के लिए था। इसके बाद इसमें एक बात ये याद रखनी है कि इसके एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों में से एक महिला का होना आवश्यक है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल बताया गया है इनका। एक जो अध्यक्ष बनता है, जो सदस्य बनते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। इसका काम क्या है? आयोग को सिविल न्यायालय, याद रखना, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार आयोग की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखना कि आयोग अगर कोई सिफारिश देता है, सरकार को मानना है तो मान लेगा, नहीं मानना तो नहीं मानेगा। इसके लिए ये नहीं है कि आप कोर्ट चले जाएं या हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सरकार मानना चाहती है तो मानेगी, नहीं मानना चाहती है तो नहीं मानेगी। सरकार आयोग की सिफारिश मानने के लिए बात नहीं है, किंतु आयोग के परामर्श करना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई चीज अप्लाई करना चाहता है सरकार, गवर्नमेंट, किसी एससी के लिए या एसटी के लिए, तो क्या करेंगे? आयोग से परामर्श मांगता है, राय, कि ये ऐसा हम करना जा रहे हैं, आप कुछ इसमें सजेशन दे सकते हैं। अगर आयोग कोई सजेशन देता है तो क्या डिपेंड है कि कोर्ट, जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनके सुझाव को मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो भी ठीक। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसको अलग से जोड़ा गया है। याद रखना, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 2018 में। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया 2018 में। ठीक, तो इसमें क्या किया गया? इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो अधिनियम जो था, कौन सा? 1993 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो याद रखना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? 2018 में। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये संवैधानिक है? तो हम बताएंगे हाँ। पूछेगा कब से है? तो 2018 से है। किस संविधान संशोधन से? 102वां। इससे पहले कौन संविधान संशोधन हुआ था? 101वां। वो किसके लिए था? जीएसटी के लिए। इसमें क्या है? इसमें लक्षित वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग होंगे। ठीक, संवैधानिक दर्जा के लाभ क्या होंगे? अगर किसी को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो उसके लाभ क्या होंगे? सुन लो। सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। अगर कोई आयोग है, उसको संविधान में दर्जा मिल गया कि आप संवैधानिक हैं, तो आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा?
सिविल न्यायालय की शक्तियां मिल जाएगी। ओबीसी से जुड़े मामले सीधे संसद के पटल पर होंगे। अगर कोई बैकवर्ड क्लास का मामला आता है तो सीधे संसद के पटल पर आ जाएगा। निर्वाचित सरकार द्वारा आयोग की मांगे की उपेक्षा करना कठिन हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो निर्वाचित सरकार है अगर वो आयोग की बात नहीं मानता तो उसके लिए आगे के चुनाव में दिक्कत आ सकती है। ओबीसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे क्या होगा, ओबीसी के लिए जो अनपिछड़ा वर्ग है उसके कल्याण में मदद मिलेगी। इसके बाद नंबर आता है कौन सा, संवैधानिक दर्जा मिलने के लाभ, ये तो बता दिया हमने। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इसके लिए सुन लो। 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 1956 में किया गया था। इसके तहत भाग से 17 में एक आर्टिकल जो था 350, उसको 350 खाक कर दिया गया, यानी चेंज किया गया। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो हम यहाँ बताएंगे भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी किसमें है, भाग 17 में है। आर्टिकल कौन सा है, 350 खा है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका कार्य क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करना एवं परामर्श देना। तो हमें अब क्या आता है, ये हो गए जो हमने अभी तक बताए संवैधानिक दर्जा जिनको मिला हुआ है, जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। अब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती हैं जिनको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है, इनको कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक, तो याद रखना। पहला आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको NHRC कहा जाता है। ठीक, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका जो वक्तव्य है सर्वे भवन्तु सुखिना, याद रखना किसका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। इसके लिए सुनो, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार सार्वभौम की घोषणा की। यानी जो UN था वो इसने 10 दिसंबर 1948 को क्या किया कि जितने भी मानव जाति हैं इनके कल्याण, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनकी सबकी रक्षा होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या बनाया गया कि कोई भी मनुष्य अगर है तो वो कहीं पर भी है, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए बात हुई। इसी वजह से 10 दिसंबर को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत ने क्या किया, 1948 में मानवाधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस मामले में भारत आगे है, उसने क्या किया, फौरन इसमें साइन किया। किंतु मानवाधिकार के संबंध में संस्थागत प्रयास कब हुआ, 1993 में। याद रखना, साइन तो भारत ने 1948 पे ही कर दिया था, लेकिन भारत के अंदर जो इसको अप्लाई करने में, संस्थागत ढांचा देने में बहुत सा समय लग गया, 1993 तक रहा। इसके बाद सुनो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पास किया गया। ये हमारा सांविधिक है। सांविधिक का मतलब होता है कि संविधान में तो नहीं है लेकिन विधि बना दी गई इसके लिए। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर। यानी एक समिति बनती है, ठीक, उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, फिर वो समिति जो सिफारिश देती है उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है जो उच्च स्तरीय समिति है उसमें कौन कौन होता है। याद रखना, उसमें प्रधानमंत्री होंगे जो कि अध्यक्ष होंगे। ठीक, इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा का उपसभापति होगा, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद संसद के दोनों सदनों के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं। ठीक, यानी यहाँ पे याद रखना कि राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं है यहाँ पर, और जो वहाँ के हैं लोकसभा के वो अध्यक्ष। सदन के मुख्य विपक्षी नेता, याद रखना, जो सदन है जैसे लोकसभा है तो उसका विपक्षी दल का नेता, और अगर राज्यसभा है तो उसका विपक्षी दल का नेता। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री +6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 लोग हैं। याद किसको है, कौन है, एक PM है, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष है, तीसरा राज्यसभा का उपसभापति। 3 हो गए। इसके बाद दोनों सदन का मतलब है कि दोनों सदन के जो विपक्ष के नेता हैं वो हो जाएंगे 3 2 5, और एक केंद्रीय गृह मंत्री। ये 6 लोग सिफारिश करते हैं। इन्हीं 6 की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ठीक, NHRC 5 सदस्यीय निकाय है, यानी 6 लोग की सिफारिश पे 5 लोगों को नियुक्त किया जाता है।
इसमें एक हमारा अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश हो सकता है। यानी पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि बोला गया नहीं ठीक है कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन इसके बाद और भी संशोधन कर दिया गया। अब बोला गया कि एक इसमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके सदस्य में बताया 1+4, 3 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें मानवाधिकार के संबंध में व्यापक जानकारी हो, ठीक, व्यवहारिक अनुभव हो, कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, ये भी याद रखना। इसके अलावा इसमें कुछ पदेन सदस्य का मतलब होता है कि वो लोग पहले ही से इसके अध्यक्ष या सदस्य बने रहते हैं। पदेन सदस्य का मतलब होता है ये अगर जैसे हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति पद की शपथ जब लेते हैं तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि ये जो राज्यसभा है यानी अपर हाउस है इसके भी सभापति होंगे। इसका मतलब है कि पहले से ही फिक्स है पदेन का मतलब, ठीक। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, यानी एक तो इसमें शामिल होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगी। कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष कर दिया गया है, और 70 वर्ष की आयु, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यद्यपि आयोग में पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, यानी जो आयोग के सदस्य हैं और आयोग के सदस्य इसमें क्या है अपनी नियुक्ति के बाद दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो ये दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, यानी वहां पर तो नियुक्त हो सकते हैं उसी राष्ट्रीय मानवाधिकार पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए कुछ काम करने लगे या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो इसकी परमिशन नहीं है। आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित की जाती है, यानी कैसे ये कार्य करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसके बाद आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके विषय में सुन लो, इसका जो वक्तव्य है क्या है, सत्यनिष्ठा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी, ठीक है। 1+2 का मतलब है कि एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे। के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाने के लिए कौन सी कमेटी की सिफारिश मानी गई थी, के संथानम की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश। प्रारंभ में सरकार के आदेश के द्वारा स्थापना की जाती थी, स्टार्टिंग में सरकार आदेश दे देती थी, बन जाता था। केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 बना, जिसको सांविधिक दर्जा मिला। सांविधिक दर्जा का मतलब है कि विधि बना दी गई इसके लिए। इसके लिए भी एक कमेटी होगी जिसमें पीएम होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। ये 3 लोग सिफारिश करते हैं 3 लोगों को चुनने के लिए। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, यहाँ पे याद रखना 4 वर्ष है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद ये लोग जो हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, यानी इसमें दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। सीवीसी किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग के अंतर्गत नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। आपसे पूछ लेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सही है कि गलत, तो आप बता देंगे गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी विभाग में नहीं आता, ना ही मंत्रालय में। स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी ये संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसके बाद आता है कौन सा, लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी हमारा सांविधिक है। केंद्रीय सूचना आयोग ये भी सांविधिक है। सीबीआई ये भी सांविधिक है। नीति आयोग भी सांविधिक है। भारतीय विधि आयोग ये भी सांविधिक है। ये सब बता दिए हैं। अब इसके अलावा हमें देखना है, क्या देखना है, जो कि ना तो संवैधानिक आयोग है और ना ही सांविधिक आयोग है, ठीक है। न्याय मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। तो हमको क्या बताना है कि जो हमारा विधि आयोग है ये ना तो संवैधानिक है, ना ही सांविधिक है, ना ही, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि विधि आयोग हमारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, कहेंगे नहीं। विधि आयोग को सांविधिक दर्जा प्राप्त है, नहीं। विधि आयोग केवल न्याय मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, 1966 में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब बनी,
2008 में, सॉरी, ट्राई के विषय में पूछता है आरबीआई। इसके बाद ये आया था बैंक बैड ब्यूरो, बैंक बैड ब्यूरो, ठीक, इसको देख लो। भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, 2006 में स्थापना की गई थी, कार्यालय मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनोद राय थे। वर्तमान अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा थे। एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक। ये हमारा खत्म हो गए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? ये पूरी तरीके से पॉलिटी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमने सारांश बताया है जिससे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसके बाद स्टार्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।